गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ वेदांग शर्मा। और हम फिर से आ गए हैं फार्मा के कुछ नई ड्रग्स लेके। तो आज हम 6 ड्रग्स कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं छोटा हो जाता हूँ। सो हम सबसे पहले बात करेंगे एनसेट्स के बारे में। एनसेट्स होते क्या हैं? एनसेट्स की डेफिनेशन क्या होती है या इंट्रोडक्शन। तो मतलब पहले हम फुल फॉर्म के बारे में बात करेंगे। एनसेट्स का मतलब होता है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। मतलब ऐसी ड्रग्स जो कि स्टेरॉइड्स नहीं है और इन्फ्लामेटरी एक्शन में काम आती हैं, वो सारी ड्रग्स को हम एनसेट्स के अंदर ग्रुपाइज करते हैं। ठीक है। दीज ड्रग्स आर एस्पिरिन लाइक नॉन नार्कोटिक एंड नॉन ओपियोइड एनाल्जेसिक ड्रग। ये एस्पिरिन की तरह होती हैं। एस्पिरिन कैसी है? एस्पिरिन एक नॉन नार्कोटिक और नॉन ओपियोइड एनाल्जेसिक है। मतलब ये पेन तो रिमूव करवाती है, बट ये ओपियोइड्स नहीं है या फिर नार्कोटिक्स नहीं है। नार्कोटिक्स वो ड्रग्स होती है जिनकी कह सकते हैं लत लग जाती है। मतलब जैसे कहते हैं ना, जो यदि एक दो बार ले ली तो हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स होती हैं वो। ठीक है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है कि दे एक्ट बाय इनहिबिटिंग प्रोस्टाग्लैंडिन एक्टिविटी। ये कैसे एक्ट करती हैं? प्रोस्टाग्लैंडिन एक्टिविटी को इनहिबिट करके। के क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, 4 टाइप में क्लासिफाई होती है। सबसे पहला आता है सिलेक्टिव, फिर आता है प्रेफरेंशियल, देन नॉन सिलेक्टिव एंड एंटीपायरेटिक एनाल्जेसिक विद एंटी इन्फ्लामेट्रिक एक्शन। ये इसके 4 क्लासिफिकेशन होते हैं। हम सबसे पहले बात करेंगे सिलेक्टिव के बारे में। सिलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर, मतलब कॉक्स एक एंजाइम होता है जिसको इनहिबिट करती है। तो सिलेक्टिवली जो कॉक्स को इनहिबिट करती हैं उन ड्रग्स का एग्जांपल है सिलेकॉक्सिब और पैरकॉक्सिब। जो प्रेफरेंशियल है, अब देखो जो प्रेफरेंशियल है वो अपन ने कई बार सुन रखी होती है, अपन जनरल यूज़ में भी लेते हैं उन ड्रग्स का। जैसे कि हो गई डाइक्लोफेनिक, एक्लोफेनिक, निमोस्लाइड काफ़ी यूज़ होती है, डाइक्लोफेनिक काफ़ी यूज़ होती है ना। एक्लोफेनिक भी काफ़ी यूज़ होती है। फिर आती है एंटीपायरेटिक एनाल्जेसिक विद एंटी इन्फ्लामेट्रिक एक्शन। इसमें आती है पीसीएम, पैरासीटामॉल। हर किसी के जवाब पे यही नाम होता है, पीसीएम पीसीएम पीसीएम। फिर हम बात करते हैं नॉन सेलेक्टिव कॉक्स 2 इनहिबिटर की। तो इसमें भी कई सारे, इसकी सब कैटेगरी होती है कई सारी। जैसे कि सैलिसिलेट, सैलिसिलेट में आती है एस्पिरिन, जैसे कि मैंने ऊपर बताया था, इट इज़ एस्पिरिन लाइक ड्रग, है ना। तो सैलिसिलेट का एग्जांपल है एस्पिरिन। पैरामाइनोफिनोल डेरिवेटिव में आती है पीसीएम, मतलब पीसीएम इधर भी आ रही है और इधर भी आ रही है। प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव में आती है आइब्रूफेन। एसिटिक एसिड डेरिवेटिव में आती है डाइक्लोफेनिक, ये ऊपर भी आती है इधर भी आएगी। और एक आता है फैमनेट, फैमनेट में आता है मैफनामिक एसिड, मैफनामिक एसिड ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी याद रखिएगा। तो आगे बढ़ते हैं, हम इनका मोए मोए देखते हैं। तो इसका मोए मोए कहता है कि ये इसका सिंपल सा है कि ये कॉक्स 1 और कॉक्स 2 को इनहिबिट करेगी। अब ये इनहिबिट करती है, यानी जो कॉक्स 1 और कॉक्स 2 जो एंजाइम्स होते हैं जो कि सेल वॉल पर प्रेजेंट होते हैं, जो सेल वॉल है उसमें प्रेजेंट होते हैं ये एंजाइम, वो उनको इनहिबिट करती है। अब उनको इनहिबिट करने से क्या होता है? प्रोस्टाग्लैंडिन का सिंथेसिस बंद हो जाता है। अब एक बात और, प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं वो किस काम में होते हैं? जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स का मेनली यूज़ होता है इन्फ्लामेटरी एक्शंस के लिए। मतलब जनरली हमारी बॉडी में जितनी भी इन्फ्लामेटरी प्रोसेसेस होती हैं या फिर ऐसी कोई चीज़ जिनमें इन्फ्लामेशन होता है, वो प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से ही होता है। यदि हम उसका सिंथेसिस को रोक देंगे किसी भी तरह से तो हमारा एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन आ जाएगा। तो सिंपल सी बात है। तो जो कॉक्स 1 और कॉक्स 2 एंजाइम है वो प्रोस्टाग्लैंडिन को सिंथेसिस करवाते हैं। यदि हमने उनको ही इनहिबिट करवा दिया तो क्या होगा? प्रोस्टाग्लैंडिन का सिंथेसिस कम हो जाएगा और जो एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन है वो आ जाएगा। ठीक है। अब इसका यूज़, अब देखिए हमने बताया था ऊपर कि ये एक एनाल्जेसिक है। कैसे काम करती है? ये एनाल्जेसिक्स की तरह काम करती है। तो एनाल्जेसिक्स किस में यूज़ होता है? पेन में यूज़ होता है, तो हमने पेन लिख दिया। एंटीपायरेटिक है, यानी पायरेक्सिया में भी यूज़ आएगी। एंटी इन्फ्लामेट्रिक है तो इन्फ्लामेटरी रिएक्शन में भी आएगी। एंजाइना पेक्टोरिस में पेन होता है तो हम पेन से एनाल्जेसिक से रिलेट कर सकते हैं। एमआई में भी हम पेन से ही रिलेट कर सकते हैं। एक होता है डिस्मेनोरिया, ये भी पेन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। जो फीमेल्स होती हैं उनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है, उसमें उसके दौरान जो पेन होता है उसे हम डिस्मेनोरिया कहते हैं। ठीक है। और इसमें हम एनाफाइलेटिक रिएक्शंस भी लिख सकते हैं। इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन में वही जो नॉर्मल वाले हमारे, एलर्जी, प्रेगनेंसी, लैक्टेशन, रीनल डिजीज़, हेपेटिक डिजीज़। और साइड इफेक्ट में भी वो जो नॉर्मल वाले हैं वही लिखना है। मतलब हमें इसमें स्पेसिफिकली कुछ याद करना नहीं है, केवल याद करना है तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, क्लासिफिकेशन एंड यूजेस, बस। नेक्स्ट हम बात करते हैं एंटी एंजाइनल ड्रग की। ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है एंटी एंजाइनल ड्रग का। अब देखो नाम से पता लग रहा है, ऐसी ड्रग जो कि एंजाइना पेक्टोरिस के ट्रीटमेंट में काम आती है उन्हें हम एंटी एंजाइनल ड्रग कहेंगे। ठीक है। अब इनका काम करने का तरीका क्या होता है? ये क्या करती हैं? जनरली बैलेंस बनाती हैं ऑक्सीजन डिमांड में और ऑक्सीजन सप्लाई में। मतलब कितनी तो ऑक्सीजन सप्लाई हो रही है और कितनी ऑक्सीजन की डिमांड है। अब जो एंटी एंजाइनल, एंजाइना पेक्टोरिस, ये किससे रिलेट कर सकते हैं? हम इसको शायद हार्ट से रिलेट कर सकते हैं। ठीक है। देखो एंजाइना पेक्टोरिस नाम भी समझ में आ रहा है ना। तो ये हार्ट से रिलेटेड होती है। तो मतलब जो मायोकार्डियम है, मान लीजिए हार्ट की मायोकार्डियम है, इसको ऑक्सीजन की डिमांड ज़्यादा है और ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है कम। ठीक है। मतलब ऑक्सीजन की डिमांड तो इसको ज़्यादा है और इसकी जो ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है वो कम हो रही है, तो फिर एंजाइना पेक्टोरिस का पेन हो सकता है। ठीक है। और दूसरी बात हम ये बता सकते हैं इसमें कि मतलब ये ड्रग कैसे काम करती है वो बताते पहले। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए ये ड्रग बैलेंस बनाती है किस किस में? ऑक्सीजन डिमांड और ऑक्सीजन सप्लाई में। अब कैसे बना सकते हैं? या तो वो ऑक्सीजन डिमांड को कर दे कम,
कि भाई ऑक्सीजन डिमांड ही कम हो गई तो सप्लाई अकॉर्डिंगली आ जाएगी, या फिर ऑक्सीजन डिमांड कम नहीं कर सकते तो ऑक्सीजन सप्लाई को बढ़ा दिया, ठीक है, ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ा दी मायोकार्डियम में तो भी वो प्रॉपर फंक्शन करना स्टार्ट कर देगा। सो इस वजह से भी है ना। और देखते हैं कि इसके क्लासिफिकेशन में क्या कहते हैं कि क्लासिफिकेशन इसका क्या है। तो क्लासिफिकेशन इसको हम 5 क्लासेस में क्लासीफाई करते हैं। पहला आता है नाइट्रेट। नाइट्रेट में हम जनरली एनटीजी नाइट्रोग्लिसरीन का यूज़ करते हैं और ये काफ़ी फेमस ड्रग है। इसे सबलिंगुअली दिया जाता है, यानी जो टंग होती है उसके नीचे रख दिया जाता है और वो धीरे धीरे रिलीज हो जाती है, ठीक है, और ये काफ़ी फास्ट एक्शन, ये जब किसी पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट होता है तो उसमें कंडीशन में हम दे सकते हैं। नाइट्रेस, एनटीजी, आइसोसॉर्बेट, मोनोनाइट्रेट, ये भी एक नाइट्रेट का ही एग्जांपल है। फिर आता है बीटा ब्लॉकर्स के बारे में। बीटा ब्लॉकर्स में एटिटोनॉल और प्रोपेनोनॉल, ये दोनों काफ़ी एक्टिव ड्रग है और इनका काफ़ी नाम आता है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में अमाइलोडोपिन भी है और नेफेड्रोपिन भी है। कैल्शियम चैनल ओपनर में हम बात करें तो पेनाकाड्रिल होती है और निकोएंड्रिल होती है, और मिसकैलिनियस में एस्पिरिन जो कि एंटी प्लेटलेटिक ड्रग है वो आती है। फिर हम इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करते हैं। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन थोड़ा अलग है। हमने ऊपर क्या बताया था, या तो ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ानी है या ऑक्सीजन डिमांड कम करनी है। तो हमारे मोटिव रहेंगे या तो ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ाना या ऑक्सीजन डिमांड कम करना, हम वही ध्यान रख के चलेंगे। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी उसी से रिलेट करेंगे। तो करते हैं रिलेट। हमने यहाँ पे देखिए 3 सब क्लास डाल दी, एक हो गया नाइट्रेट, एक हो गया कैल्शियम चैनल ब्लॉकर और एक हो गया बीटा ब्लॉकर्स। सो बीटा ब्लॉकर्स तो क्या करते हैं, जो कार्डिक मसल है उसमें जो बीटा 2 रिसेप्टर है उसको इनिबिट कर देगा। उसको क्या करेगा, इनिबिट कर देगा। उसके इनिबिशन से क्या होगा, हार्ट रेट डिक्रीज हो जाएगी। अब हार्ट रेट डिक्रीज हो गई तो जो पीवीआर है यानी पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस, यानी जो ब्लड वेसल्स में जो पेरिफेरी से जो रेजिस्टेंस लगाया जाता है वो भी कम हो जाएगा। अब वो कम हो गया तो जो वेन है वो खुल गई तो मतलब ऑक्सीजन की डिमांड क्या हो गई उस टिश्यू के लिए, वो कम हो गई और ऑक्सीजन सप्लाई अकॉर्डिंगली ज़्यादा हो गई, ठीक है। मतलब यदि ऑक्सीजन डिमांड कम हो गई तो उसी रेस्पेक्टिव में देखें तो हम ऑक्सीजन सप्लाई भी उस टाइम के लिए ज़्यादा हो जाती है। सो ये एक हो गया। दूसरा, नाइट्रेट क्या काम करते हैं, नाइट्रेट के होते हैं 3 काम और कैल्शियम चैनल ओपनर के भी होते हैं 3 काम, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के, सॉरी। तो हम दोनों को एक साथ लेके चलते हैं। एक होता है वेनोडाइलेटर यानी वीन्स को डायलेट करने वाला, एक होता है माइल्ड आर्टेरियल डायलेटर और एक होता है कोरोनरी वैसोडाइलेशन, ठीक है। वेनोडाइलेटर होगा तो प्रीलोड कम हो जाएगा। अब देखो वेन्स क्या करती हैं, वेन्स जनरली हार्ट तक ब्लड को लेके आती हैं, तो हार्ट तक ब्लड ला रही है यानी लोड होने से पहले की कंडीशन है तो वो प्रीलोड है। अब वेनोडाइलेशन यानी वेन्स को डायलेट कर रहा है तो उनका जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा, तो जो प्रीलोड है वो भी कम हो जाएगा। अब प्रीलोड कम हो गया तो ऑक्सीजन डिमांड भी कम हो जाएगी, ठीक है। प्रीलोड ही कम है तो ऑक्सीजन डिमांड भी कम है। अब माइल्ड आर्टेरियल डायलेशन भी करता है। माइल्ड आर्टेरियल डायलेशन यानी जो आर्टरीज है, आर्टरीज जनरली क्या करती हैं, हार्ट से ब्लड लेके जाती हैं बॉडी ऑर्गन्स तक, तो आफ्टर लोड यानी हार्ट के बाद में जो हार्ट जो ब्लड लोड कर रहा है आर्टरीज के ऊपर तो वो भी कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि भाई आर्टरीज का डायलेशन हो गया, डायमीटर बढ़ गया, प्रेशर कम हो जाएगा, ठीक है। सो इस वजह से भी क्या होगा, ऑक्सीजन डिमांड कम हो जाएगी। और जो कोरोनरी वैसोडाइलेशन है, कोरोनरी वैसोडाइलेशन से ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ जाएगी। कोरोनरी वैसोडाइलेशन से क्या होगी, ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ जाएगी। ये 3 काम नाइट्रेट्स के हो गए। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स के भी सेम ही काम है। आर्ट्रियल डायलेशन, जैसे कि मैंने बताया आर्ट्रियल डायलेशन करेंगे तो आफ्टर लोड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि वेन का जो आर्टरीज है उनका डायमीटर तो जो कैल्शियम चैनल ब्रोकर है उसके भी 3 काम होते हैं, जैसा कि नाइट्रेट में 3 काम थे। तो एक हो गया आर्टेरियल डायलेशन, एक हो गया मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्शन को डिक्रीज करना, है ना, और तीसरा हो गया कोरोनरी डायलेशन। अब देखो कोरोनरी वैसोडाइलेशन तो क्या कर रहा है, ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ रहा है इधर भी और इधर भी, तो दोनों का काम सेम होगा। बट बात एक्स्ट्रा है वो है मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्शन को डिक्रीज होना। अब देखो मायोकार्डियल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, यदि कंटिन्यू कॉन्ट्रैक्ट करता रहेगा तो हार्ट रेट बढ़ेगी। अब यदि उसके कॉन्ट्रैक्शन हमने डिक्रीज कर दिया तो हार्ट रेट है वो कम हो जाएगी। अब यदि हार्ट रेट कम होगी तो जो ऑक्सीजन की डिमांड है यानी वो वर्कलोड कम हो गया उसका, तो वो ऑक्सीजन भी कम ही मांगेगा। ऐसे याद रख सकते हैं हम इसको, ठीक है, सॉरी। फिर हम इसके यूजेस में आते हैं। तो एंटी एंजाइनल ड्रग है तो एंजाइना पेक्टोरिस में तो काम आएगी, ठीक है। मायोकार्डियल इन्फेक्शन में भी काम आएगी। CHF कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में भी ये काम आएगी। HTN हाइपरटेंशन में भी इसका यूज आता है, और क्योंकि एंजाइना पेक्टोरिस में पेन के लिए रिलीफ करवाते हैं तो पेन में भी यूज आएगी। इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन तो प्रेगनेंसी लैक्टेशन, ये एनीमिया थोड़ा याद कर लेना, बाकी नॉर्मल वाले। और इसका पल्मोनरी एडिमा ये थोड़ा हमें याद कर रखना है बस, और इसका साइड इफेक्ट्स भी कंप्लीट हो जाएंगे। फिर हम बात करते हैं एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग की। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग क्या होती है, ठीक है। तो इस इंट्रोडक्शन से बात देखो, सिंपल सी बात है, नाम बता रहा है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, ऐसी ड्रग जो कि हाइपरटेंशन के मतलब जो बीपी जब बढ़ जाता है तो उसके अगेंस्ट में यूज़ करती है, उसके ट्रीटमेंट के लिए यूज में आती है। तो ड्रग यूज इन कंट्रोल एंड ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट विद एबनॉर्मल बीपी, उन्हें हम एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग कहते हैं। अब इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मतलब ये किस तरह से वर्क करती हैं, तो ये मेंटेन करती हैं बीपी को बाय रास रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन
CNS मतलब ब्रेन में होता है ना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, वो, और कैल्शियम चैनल, और भी कई तरीके होते हैं इसके। तो हम आइए उनकी बात करते हैं। इसके क्लासिफिकेशन में देखते हैं तो इसका क्लासिफिकेशन होता है 5 टाइप का। एक सेकंड, इसका क्लासिफिकेशन होता है 6 टाइप का। यस, इसका क्लासिफिकेशन होता है 6 टाइप का। तो हम सबसे पहला बात करते हैं डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स से भी हम हाइपरटेंशन को कम कर सकते हैं, ठीक है। डायूरेटिक्स में कौन कौन सी होती है? फ्रोसामाइड होती है, टॉर्सामाइड होती है, एजोसिमाइड हो गई, एसिटाजोलामाइड हो गई, स्पाइरोलैक्टोन हो गई, कई सारी होती है, ठीक है। उसकी भी कई सारी सब क्लासेस होती हैं, बट क्योंकि हमने पहले डायूरेटिक्स में डिस्कस कर रखा है तो उसको मैं इधर नहीं बता रहा हूँ। वेसोडाइलेटर की बात करें तो वेसोडाइलेटर में एंटीजी आती है और हाइड्रोक्सोलाजीन भी आती है। एंटीजी मतलब नाइट्रोग्लिसरीन, जो कि ऊपर बात की थी, नाइट्रेट में भी आती है और वेसोडाइलेटर में भी आती है। सिम्पैथोलाइटिक्स, ये इंपॉर्टेंट है। सिम्पैथोलाइटिक का एग्जांपल है मिथाइलोडोपा और रेसरपाइन। रेसरपाइन और मिथाइलोडोपा इसका एग्जांपल है। कैल्शियम चैनल ब्रोकर में आ गई एक तो एमाइलोडोपिन, ठीक है। और भी कई सारी ड्रग्स आती है, बट हम एक ही याद रखें तो भी काफ़ी है। और नेक्स्ट आता है एड्रेनर्जिक ब्लॉकर, एड्रेनर्जिक ब्लॉकर में 3 क्लासेस होती हैं, अल्फा, बीटा और अल्फा बीटा। अल्फा वाली होती है, उसमें कौन कौन से होते हैं? पैराजोसिन और टेराजोसिन। और हम बीटा की बात करें तो बीटा में हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था एंटी एंजाइनल ड्रग में, बीटा ब्लॉकर्स में कौन कौन से थे? एटेनॉल और प्रोपेनोनॉल, ठीक है। अल्फा बीटा में एक होता है लेबेटलॉल, एक काफ़ी मतलब यूज़ होती है उसका, काफ़ी यूज़ होता है उसका, लेबेटलॉल टैबलेट होती है उसका। और एक होते हैं कार्वेडोलॉल। ये थोड़े नाम अलग है तो उनको याद रखने में मुश्किल आ सकती है, पर रिवाइज करेंगे हम जितना, उतना अच्छा तरीके से हमें याद होगा। फिर आता है ACE इनिबिटर, ठीक है, जो कि आता है ड्रग यूज इन रास मतलब रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। अब इसमें आता है पहला ACE इनिबिटर। ACE मतलब एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, यानी जो कि एंजियोटेंसिन ओजन को एंजियोटेंसिन में कन्वर्ट करता है, तो वो ACE इनिबिटर होता है। इसका एग्जाम्पल कैट्रोपिल होता है और रेमिप्रिल होता है, ठीक है। एंजियोटेंसिन सेकंड इनिबिटर, इसमें लोसार्टन, जो कि हम काफ़ी नाम सुनते हैं लोसार्टन का, जो कि एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है। लोसार्टन और वल्सार्टन भी यूज़ आते हैं, ठीक है। और एक रेनिन इनिबिटर भी होता है, इसका एग्जाम्पल याद रखने की जरूरत नहीं है। हम इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में जाते हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं इतने सारे इनके टाइप हैं, मतलब क्लासिफिकेशन है, तो सबका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अलग अलग होगा, ठीक है। लेकिन सभी का काम क्या होगा? बीपी को डिक्रीज करना। अब डायरेटिक्स कैसे कम करती है? डायरेटिक्स यार सोडियम और जो वाटर है उसका एक्सक्रीशन को कम कर देती है, ठीक है। अब यदि इनका एक्सक्रीशन कम कर देगी, जो ब्लड वॉल्यूम है वो भी कम हो जाएगा, ठीक है ना। अब ब्लड वॉल्यूम को हम प्लाज्मा वॉल्यूम से भी रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि ब्लड वॉल्यूम कम होगा तो प्लाज्मा वॉल्यूम ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा? CO, कार्डिक आउटपुट, है ना, हमारा हार्ट जो आउटपुट देता है वो कम हो जाएगा और उसकी वजह से बीपी भी डिक्रीज हो जाएगी। फिर हम बात करते हैं सिम्पैथोलाइटिक्स की। सिम्पैथोलाइटिक्स क्या करती हैं? स्टिमुलेट करती हैं अल्फा 2 रिसेप्टर को। अब ये अल्फा 2 रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होते हैं? CNS में प्रेजेंट होते हैं, यहाँ मैं लिखना भूल गया, CNS में प्रेजेंट होते हैं। तो सिम्पैथोलाइटिक्स करती है, स्टिमुलेट करती है अल्फा 2 रिसेप्टर को, जो कि CNS में प्रेजेंट है। उसकी वजह से क्या होता है? सेंट्रल सिंपैथेटिक फ्लो कम हो जाता है। अब सेंट्रल सिंपैथेटिक फ्लो कम हो गया, यानी सेंट्रली पूरा सिंपैथेटिक फ्लो जो है वही कम हो गया, तो बीपी तो वैसे ही कम हो जाएगा, ठीक है। फिर वैसोडाइलेटर्स की बात करते हैं। तो वैसोडाइलेटर्स, एक बार इमेजिन करो, वैसोडाइलेटर्स यानी वेन इतनी है उसको कम करने वाला, वेन या ब्लड वेसल्स इतनी है तो उसको कम, उसका डायमीटर बढ़ाने वाला, ठीक है। तो ये क्या करेगा? ब्लड वेसल का जो डायमीटर उसको बढ़ा देगा। अब बढ़ा देगा, उसकी वजह से क्या होगा? तो एक जो रेजिस्टेंस लग रहा था, पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस, PVR, ओके, वो भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब वो कम हुआ तो बीपी भी कम हो जाएगा, ठीक है। अब कैल्शियम चैनल ब्रोकर्स की बात करें तो कैल्शियम चैनल ब्रोकर्स क्या करेंगे? कैल्शियम आयन की एंट्री को रोकेंगे। कैल्शियम आयन हमेशा याद रखना कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं स्मूथ मसल में। अब यदि उनकी एंट्री ब्लॉक होगी तो स्मूथ मसल क्या हो जाएगी? रिलैक्स हो जाएगी। अब वो रिलैक्स हो गई तो PVR, जो कि पेरिफेरल रेजिस्टेंस था, वेस्कुलर रेजिस्टेंस, वो भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और वो कम हुआ तो बीपी कम हो ही जाएगा। एनर्जिक ब्लॉकर्स की बात करें तो ये क्या करते हैं? प्रिवेंट स्टिमुलेशन ऑफ बीटा रिसेप्टर्स, यानी जो बीटा रिसेप्टर्स हमारी बॉडी में हैं उनके स्टिमुलेशन को ही रोक देते हैं। कहते हैं भैया तू स्टिमुलेट नहीं होगा, उसकी वजह से क्या होगा? CO, कार्डिक आउटपुट कम हो जाएगा और फिर क्या होगा? ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। ड्रग यूज इन रास। अब रास में हमने 3 देखे थे, ACE इनिबिटर, रेनिन इनिबिटर और एंजियोटेंसिन इनिबिटर। तो ये क्या करता है? ACE को इनिबिट करता है, रेनिन को इनिबिट करता है, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो है वही कम हो जाएगा, तो ब्लड प्रेशर भी कम हो जाएगा। अब आपने इसमें एक बात गौर की, इसमें आ रहा है कार्डिक आउटपुट, PVR, कार्डिक आउटपुट, ब्लड फ्लो। तो कार्डिक आउटपुट और PVR, इन दोनों से ही लास्टली हर कोई, जितनी भी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है वो अपना मैकेनिज्म शो कर रही हैं। मतलब यदि हम किसी जगह भूल भी जाएं तो हम लास्टली क्या बता सकते हैं कि भाई उसका इसकी वजह से कार्डिक आउटपुट डिक्रीज हो गया या इसकी वजह से PVR डिक्रीज हो गया और बीपी डिक्रीज हो गया, ये भी हम लिख सकते हैं। तो ये एक ट्रिक नहीं है, पर एक तरीका है जिससे यदि हम भूल जाएं कहीं बाई चांस तो कर सकते हैं हम याद। फिर नेक्स्ट है इसके यूजेस। जैसे कि हमने बताया एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है तो किस में आएगी? HTN, हाइपरटेंशन में आएगी, मायोकार्डियल इन्फेक्शन में आएगी, एंजाइना पेक्टोरिस, CHF और एडिमा में भी यूज़ होगा इसका, इंपॉर्टेंट है एडिमा। फिर हम कॉन्ट्राइंडिकेशंस की बात करें तो एक हार्ट ब्लॉक और फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, ये दोनों याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो हार्ट ब्लॉक में भी हम इसको नहीं देते और फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस में भी नहीं देते, क्योंकि मैंने जैसे डायरेटिक्स का एग्जांपल देके बताता हूँ फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस में क्यों नहीं देते। यदि एक पर्सन है जिसके पहले से ही इलेक्ट्रोलाइट बॉडी में कम आ रखे है ना, हमने उसको डायरेटिक्स और दे दी, तो वो क्या करेगी, सोडियम का एक्सक्रीशन को बढ़ा देगी, तो यानी और ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट की कमी कर देगी। तो मतलब पेशेंट तो मर रहा था और मार दिया उसको, है ना। तो इस वजह से उसे कॉन्ट्राइंडिकेशन में रखा गया है, ठीक है। साइड इफेक्ट्स इसके वही नॉर्मल वाले, ट्रैकिकार्डिया, डिजीनेस, ठीक है। और इसी के साथ हमारा आज का सेशन फिनिश होता है। सो आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। यदि कुछ हेल्प मिल रही हो आपको तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड चैनल। थैंक यू।